शेख साहब, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हाल है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का माजी है। इन मौजूदा हालात में बलूचिस्तान पाकिस्तान का वे आउट है, आउट ऑफ एवरी प्रॉब्लम। इसमें सबसे ज़्यादा कीमती सरजमीन बलूचिस्तान है, जिसको हमने बंजर बनाया हुआ है ना। बेसिकली वो सबसे जरखेज ज़मीन है। आर्मी अगर कोई बिजनेस करती है तो लोग टके टके की बातें करना शुरू कर देते हैं कि फौज का क्या काम है। फौज का काम तो है कि सरहदें संभाले। उतनी देर तक मुल्क जो है ना, हमारा मुल्क कभी नहीं गिर सकता जब तक ये दोनों खड़े हैं। अच्छा, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी आजकल बंगाली स्टूडेंट्स को देखकर यानी उसकी तरह का ना यहाँ पे भी एहतजाज शुरू कर दिया हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कलकत्ता में प्रॉपर कॉल सेंटर्स बड़े बड़े बनाए हुए हैं इंडिया ने, जिसमें 40 50 100 लोगों की टीमें बैठकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे सिर्फ कमेंट्स कर रही हैं। मैंने तो इसका हल पहले ही बता दिया है। हालात ठीक हो गए कि ना, कोई एक बंदा कभी रोड पे नहीं आएगा जनाब। 6 महीनों में मुल्क की हालात अच्छे हो सकते हैं। मैंने आज तक करप्ट बंदे का ना इस तरह ट्रायल होते नहीं देखा जिस तरह पीटीआई के लोगों का हो रहा है। सरकार की बिजली चोरी करना, टैक्स चोरी करना, सरकार का ये फसलें चोरी करना, दरख्त काटना, पानी चोरी करना, इसको चोरी नहीं समझा जाता, बहादुरी समझा जाता है। क्रिकेट टीम लोग कह रहे हैं कि यार बेड़ा गर्क हो गया जब से वो ककूल है ना ट्रेनिंग लेकर आया ना, क्रिकेट टीम का बुरा हाल हो गया। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई थोड़ी बहुत चुस्ती उन्होंने दिखा दी है तो उसी ट्रेनिंग की वजह से दिखा दी है जो फौज ने उनको करा दी थी। क्रिकेट प्लेयर्स को ट्रेनिंग देगी है, मुझे बताएं हॉकी प्लेयर्स को क्यों नहीं दी जाती? देयर इज नो फ्यूचर इन हॉकी इन पाकिस्तान। तक इस तरह के जितने भी केसेस है ना, इसका हल वही निकाले जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा है कि ऐसे क्राइम्स को क्राइम अगेंस्ट स्टेट करार दिया जाए। शयातीन जिन्नात जो है ना, वो वाकई हम इंसानों को घेरे में है। ये सिर्फ मेरी कहानी, मेरी फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है जो कोई आपको बता रहा है। हम हकीकत में जिन्नात के नरगे में है। वो किसी भी तरह ना तो हमारे मुल्क को ठीक देखना चाहते हैं, ना इंसान को कामयाब देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेखियाँ। आज मेरे साथ दोबारा मौजूद हैं नदीम सुबहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? सर अब तो आपका इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं रही, लोगों को भी आपको पता चल गया। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हमने वैसे आज काफ़ी टॉपिक्स पे बात करनी है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी, मुल्क के हालात पे भी और भी बड़ी चीज़ों पे, ठीक है। मगर सबसे पहले आपकी फ़िल्म की अपडेट हम लेना चाहेंगे कि अकेला जो आपकी फिल्म है उसकी अपडेट कहाँ तक पहुंची? जी, बड़ी तेज़ी से हम लोग इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। टीजर्स विद इन अ मंथ और सो आप लोग देखेंगे। अभी टीजर्स भी नहीं आए और मैं आप लोगों को चैन नहीं लेने दे रहा। टीजर्स आ गए तो आप अंदाज़ा लगाएंगे मैं अवाम का क्या हाल करूँगा। तो सोने भी नहीं देगी क्वीन मैरिया किसी को। अच्छा, तो कास्टिंग वगैरह चीज़ें वगैरह सारी कंप्लीट हो गई या? जी, हमारा जो है जो क्योंकि हम फेजेस में काम करेंगे ना, जो हमारा फर्स्ट फेज है उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज मैंने कुछ म्यूज़िक और गाने वगैरह आपकी आवाज़ में भी सुने हैं, तो मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया। बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि इंशाल्लाह लोगों को भी पसंद आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है, चलें अपने दूसरे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा इशू आजकल हुआ है, तो मुझे बताएं आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि क्या चीज़ मसला क्या चल रहा है? शेख साहब, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हाल है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का माजी है। ये नहीं है कि सिंध, पंजाब और केपी जो है मैटर नहीं करते, लेकिन इन मौजूदा हालात में बलूचिस्तान पाकिस्तान का वे आउट है, आउट ऑफ एवरी प्रॉब्लम। इस चीज़ का दुनिया की हर ताकत को पता है, बहुत पहले से पता है कि पाकिस्तान, ये जो सरजमीन 4 दीवारी हमने बनाई हुई है ना, बाउंड्रीज, इसमें सबसे ज़्यादा कीमती सरजमीन बलूचिस्तान है, जिसको हमने बंजर बनाया हुआ है ना। बेसिकली वो सबसे जरखेज ज़मीन है और इसी वजह से जब भी पाकिस्तान में बदअमनी पैदा करनी होती है तो एक हमारा फाइनेंशियल हब कराची और एक बलूचिस्तान जो हमारा फ्यूचर है। बलूचिस्तान के ऊपर जो है मुल्क दुश्मनों ने कभी भी अपनी गिरफ्त आज़ाद नहीं की। तो कहते हैं वो मुझे समझे, मुल्क दुश्मन ठीक है, इतने अरसे से बलूचिस्तान के अंदर ये वाक़या कर रहा है, अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए बात वही जो अभी गेम चली हुई है, जिसने आपकी हिफाजत करनी है आपको उसी से मुतनफ़र कर दिया जाए, आप सुकून से रह सकते हैं? नहीं रह सकते।
मुझे एक बात बताएं, मुझे एक मूवी याद आ रही है, अमिताभ बच्चन की मूवी है, इंडियन गुंडों के ऊपर बनी थी। पुलिस मुकाबले में मार दिए जाते हैं और जज के सामने वकील साहब अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, जज को कहते हैं कि जज साहब आपने पुलिस वालों को कटहरे में खड़ा कर दिया कि उन्होंने इन गुंडों को मार दिया है। मुझे बताएं, आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर में आपके बीवी बच्चे अकेले हैं और बाहर एक आदमी खड़ा है आपके दरवाजे पर। आप मुझे बताएं वो आदमी कौन हो, ये पुलिस वाला हो या वो गुंडा हो जिसको मारा गया। और जज इस बात पे लाजवाब हो गया। आप भी मुझे बताएं कि इन हालात में बलूचिस्तान की हिफाजत कैसे हो सकती है कि जब जिन्होंने बलूचिस्तान की हिफाजत करनी है बलोचियों को उनके खिलाफ किया हुआ है। और ये कोई काम आसानी से नहीं हो गया, ये इस काम पे बेइंतहा पैसे लगे हैं। बलोची अदीबों को भड़काया गया, बलोची यूथ को भड़काया गया। बलूचिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एजेंट हैं जो प्रोफेसर्स बन के बैठे हुए हैं। सब नहीं मैं कह रहा कि मेरी गर्दन पकड़ने आके लोग, सारे तो नहीं, बट 20 से 40% मुल्क की हर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं बेसिकली वो एक प्रोपेगेंडा के तहत बैठे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने ये नोट की है, सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, पंजाबियों को बलोची के खिलाफ किया जा रहा है और बलोचियों को पंजाबी या फिर सिंधी या देखिए अगर कमजोर करना है ना पाकिस्तान को, कैसे कमजोर होगा? उतनी देर तक कमजोर ही नहीं होगा जब तक सारी कौमें आपस में एक दूसरे का गिरबान नहीं पकड़ लेती। और ये ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई थी कि ये लाहौर में या फिर पंजाब में या दूसरे शहरों में जिधर कोयटा टी वाले या फिर कोयटा पराठा वाले हैं उनका बाइकआउट किया जाए। वाई? बिल्कुल ये बेवकूफ़ी है। वो लोग हमारे भाई हैं, प्रदेश में बैठकर रोजी कमा रहे हैं। किसी सूरत हमको ये काम नहीं करना कि कल को मिसाल बने कि वहाँ पर एक पंजाबी मारा गया और यहाँ पर 2 बलोची मारे गए। ये इससे ज़्यादा जहालत कोई हो सकती है? और उधर बलोची नहीं मार रहे। नहीं, वो तो दुश्मन है ना, दहशतगर्द हैं वो लोग। वो दहशतगर्द हैं जो लोग ब्रेन वॉश किए हुए हैं, या तो बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए हैं या वो ऐसे मासूम बच्चे जिनको हकीकत पता ही नहीं है। आप इस कमरे से बाहर ही ना किसी को जानू दूं, मैं जो भी ब्रीफ करूंगा वो तो वही यकीन करेगा। और दहशतगर्दों का ना कोई मजहब होता है, कोई मजहब नहीं है, ना उनका कोई मुल्क होता है, कोई मुल्क नहीं, बल्कि अब उनको बहुत अच्छे तरीके से नाम खारिजी दिया गया। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो कुछ ये हो रहा है इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है। ये जो इतनी शिद्दत आ गई बलूचिस्तान में, ये जब हमने हमारी पाक फौज के अंदर एक वीक चेन निकाली है, उसी वक्त उनको पता लगा कि यार अब आवाम को भी समझ आ जाएगी कि फौज वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, आर्मी वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, मिसयूज्ड। और आर्मी बैसीत इदारा कभी गलत फैसला नहीं करता। और कोई ऐसी एंटिटी अंदर बैठी थी कि जो इस चीज़ को मामलात को मजीद करप्ट कर रही थी। जैसे ही अब वो एक्सपोज हुई है तो वो अब फौज का इमेज तो ऐसे रातों रात ऊपर जाएगा, क्योंकि हर बंदे को पता लग गया कि भाई फौज में खुद एहतसाबी का अमल हो रहा है, शुरू से ही है। कोई बंदा चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जो आर्मी का सिस्टम है वो उसको उसकी लूप होल्स, कोई उसका ऐसा ब्लडर किया हुआ वो उसके सामने ला कर रख देते हैं और किसी सूरत वो अनदेखा नहीं किया जाता। वो सिस्टम उसके ऊपर पूछ कुछ करता है। एक ज़माने में इंडियन एजेंट पकड़ा गया था जी बलूचिस्तान में, क्या बना उसका? देखिए वहां पर सियासत आ जाती है बीच में। आप मुझे ये बताएं, एक ज़माने में ये कालाबाग डैम बनना था, क्यों नहीं बना? कुछ एक सियासतदान ने आकर ये कहा कि जी हमारे हिस्से के पानी में से बिजली निकाल लेंगे। व्हाट द हेल इज दिस? पानी में से बिजली निकाल लेंगे? वो मतलब कोई बंदा आज तक ये ताकत अपनी फोर्स यूज नहीं कर सका कि कालाबाग डैम बनाना जरूरी है। अभी हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, मैं वापस आपको बलूचिस्तान में ले जाता हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ्यूचर है। ऐसे हालात ठीक हो जाए साल 1.5 साल में, चंद एक्शंस लेने की जरूरत है। सारे सरदार जो बलोची सरदार है ना, उनको काबू करें, उन बलोची सरदारों को एतमाद में लें, उनको समझा बुझाकर सरदारी सिस्टम खत्म करें सिंध में और बलूचिस्तान में। तालीम आम करें, एक दरिया निकालें सिंध और बलूचिस्तान में से, नहर निकालें बड़ी जो पूरे बलूचिस्तान के दरमियान से गुजरे और समुद्र में गिरे जाकर। ये जो सी पैक बन रहा है बलूचिस्तान में से गुजर रहा है, चीन को कहें कि सी पैक के साथ साथ एक बहुत बड़ी नहर भी जाए, पूरे सी पैक के साथ साथ एक नहर जा रही हो जो सारे बलूचिस्तान को सैराब करती जाए।
आप बलूचिस्तान में नए शहर बनाएं, वहाँ प्रोजेक्ट शुरू करें। खुराक के हवाले से भी मुल्क की जो हमारी मुशीअती प्रॉब्लम है ना, ज़रूरी मुल्क है ना, आप महकमा खुराक के तहत अपनी खुराक खुद पैदा करें ना। दूध आवाम को हुकूमत बेचे ना भाई, गंदम आवाम को हुकूमत बेचे ना, खुद मुर्गियों के फार्म बनाए, गोश्त आवाम को हुकूमत बेचे ना। अभी जब आर्मी अगर कोई काम करती है, आर्मी अगर कोई बिजनेस करती है, तो लोग टके टके की बातें करना शुरू कर देते हैं कि फ़ौज का क्या काम है। फ़ौज का काम तो है कि सरहदें संभाले, फ़ौज बिजनेस में क्यों आती है? आप मुझे ये बताएं कि आप लोग पहले शोर मचाते हैं कि फ़ौज इतना बजट ले रही है, और ये भूल जाते हैं कि दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है। कितने महाजों के ऊपर मुसलसल हालत जंग में है, और दुनिया की फौजें तो बाहर हालत जंग में होती है, हमारी फौज तो मुल्क के अंदर भी जगह जगह हालत जंग में है। कितने महाजों पे लड़ रही है, आप मुझे बताएं। और आपको ये भी क्या आइडिया है कि उनको खुराक देनी होती है, कपड़े देने होते हैं। अगर फौज खुद इंडस्ट्रीज बनाती है जिसमें ना सिर्फ ये कि वो अपनी ज़रूरत पूरी करें, बल्कि जब वो बाहर भेजती है तो आखिर मुल्क की मईशत में हिस्सा डालते हैं ना। बैरून मुल्क लोगों को जो है, हम लोग क्यों तारीफ करते हैं कि बड़ी पाकिस्तान की खिदमत करते हैं? क्या करते हैं वो खिदमत? क्या पाकिस्तान को पैसे देते हैं? नहीं, वो अपने पैसे डॉलर्स की मद में पाकिस्तान भेजते हैं। जब पाकिस्तान भेजते हैं, उनके घर वालों को मिलते हैं, पाकिस्तान में डॉलर आता है। इस ट्रांजैक्शन के दौरान जो हरकत होती है उससे हुकूमत को फायदा होता है, और तो नहीं ना कोई देते पैसे। तो सिर्फ जो अपने घर वालों को वो पैसे भेज रहे हैं, उस बेस पर हम ओवरसीज वालों को अक्सर आंखों पर बिठाते हैं कि इतनी रेमिटेंस भेजते हैं। तो भाई आर्मी भी जब वो गंदम बेचती है या कोई अपना दलिया बेच रही है या कोई चीज़, मैं तो कहता हूँ आर्मी को हर चीज़ बना देनी चाहिए। अगर हुकूमत पाकिस्तान नहीं करती ना, तो आर्मी गंदम के बड़े बड़े फार्म बनाए, गंदम उगाए, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बेचे, पूरी दुनिया को बेचे। हुकूमत और आर्मी मिलकर बड़े बड़े राइस फार्म्स बनाए, हुकूमत और आर्मी मिलकर बड़े बड़े मछली फार्म्स बनाए। जितनी ये जो बेसिक इंडस्ट्रीज है ना सर्वाइवल की, वो हुकूमत के पास अपने पास होनी चाहिए और आर्मी के अंडर होनी चाहिए। आर्मी ना सिर्फ फौज को खिलाए, अवाम को बेचे, बाहर भी बेचे। आर्मी मजबूत होगी तो क्या जनरल मजबूत होगा या फौज मजबूत होगी और पाकिस्तान मजबूत होगा? हम ये क्यों भूल जाते हैं? हम ये कहते हैं कि किसी जनरल ने बड़ी उससे प्रिविलेजेस मिल रही हैं। आप ये भूल रहे हैं कि एक बंदा कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठा है। एक ऑफिस के सामने से आप गुजरते हैं, आप देखते हैं कि बाहर गार्ड बैठा है और चौथी मंजिल पर एक बंदा बैठा है। उन दोनों की तनख्वाह में कितना फ़र्क होता है? तो आपने कभी उसको ये नहीं कहा, आपने ये नहीं सोचा कि यार गार्ड बाहर खड़ा रहता है और वो एसी में बैठा रहता है हर वक्त, क्यों? उसको आप लाखों में पैसे दे रहे हैं और उसको आप हज़ारों में पैसे दे रहे हैं, क्यों? इसलिए कि उसकी पोजीशनिंग है, उसकी कुव्वत फैसला की वजह से, जो जिस जिम्मेदारी पे बैठा हुआ है। इसी तरह जो हमारे जर्नल्स हैं, जो हमारे सिविल ऑफिसर्स हैं बड़े, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस हैं या हाई कोर्ट के भी जजेस हैं, वो इतनी सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर बैठे होते हैं। ये जर्नल्स के मतलब एक बंदे ने अगर वो बिगड़ जाए तो आपका मुल्क उल्टा के रख दे, और आप कह रहे हैं कि आपने उसको प्लाट क्यों दे दिया है? नहीं, आपने उसको इतनी फेवर देनी है, आपने उस पोस्ट पे बैठे हुए बंदे को इतनी सरकारी प्रिविलेज देनी है, रिस्क हलाल इतना अच्छा देना है कि रिस्क हराम का उसके दिल में आए ना। बाहर की बैठी हुई कोई भी कुव्वत उसको ये ना कह सके कि यार सारी उम्र तुमने फौज को दी है और अब तुम्हारे बच्चे इस हालत में हैं और रोड पे आ जाओगे तुम, ये लो हम तुम्हें इतने करोड़ देते हैं, हम तुम्हें इतने अरब देते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी सेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अगर वो बिल्कुल आगे भूखा नंगा बैठा होगा तो वो कहेगा कि यार ठीक है, इस इदारे ने मेरा क्या किया, इस मुल्क ने मेरा क्या किया। दुनिया याद रखेगा, आखिरत में भूल जाएगा। लेकिन अगर इदारे ने उसे हाथों में लिया हुआ है, अगर इदारे ने उसे सारा आंखों में उठाया कि आप इंतहाई सेंसिटिव काम कर रहे हैं, हमने आप पे पूरी नजर रखी हुई है, लेकिन हम आपको फुल फेवर देंगे ताकि कोई और टेम्पटेशन आपको खराब ना कर सके, तो अवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम अपने इदारों के ऊपर एतमाद करें, और अगर किसी एंटिटी को बैठी हुई को कोई प्रिविलेज मिल रहा है तो हम ये तो देखें कि उसे किस बेस पे मिल रहा है। भाई एक एमपीए को अगर उसके बिल माफ होते हैं या ये वो, तो उसकी वजह ये होती है सामने सामने कि भाई वो अपने हलके के इतने हज़ार या इतने लाख लोगों का नुमाइंदा है, होता है ना।
तो आप ये देखें कि जब एक जनरल को या एक चीफ जस्टिस को या एक हाई कोर्ट के जज को कोई प्रिविलेज मिलता है, तो आप ये देखें कि उसने कितना एंड संभाला हुआ है। फौज से ही मैं, क्योंकि अदलिया और फौज यही दो हमारे मेन थंब हैं। उतनी देर तक मुल्क जो है ना, हमारा मुल्क कभी नहीं गिर सकता जब तक ये दोनों खड़े हैं। ये जो मुकन्नना आती है जाती है, टूटती फूटती है, बहुत कुछ होता है, जब तक ये दो इदारे कायम है मुल्क कभी नहीं गिर सकता। बांग्लादेश में कितना कुछ हुआ, मुल्क नहीं गिरा क्योंकि फौज ऊपर खड़ी थी। फौज ने सिस्टम को करप्ट नहीं होने दिया, सिस्टम चलता रहा है। अगर वो जो रुख है बांग्लादेशी फौज का कर देते, फौज को क्रैश कर देते, तब वो बांग्लादेश ना रहता। अच्छा, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी आजकल बंगाली स्टूडेंट्स को देखकर, यानी उसकी तरह का ना यहाँ पे भी एहतजाज शुरू कर दिया हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? फिर मैं वही बोलूँगा अपने डायलॉग कि बदकिस्मती है, उनके हालात और थे बांग्लादेश के, पाकिस्तान के हालात और हैं। उनके हालात बेहतर थे, उनकी इकॉनमी यहाँ से बेहतर थे। तो मैंने और का लफ्ज यूज किया है, हाँ, जो ज्यादा तो मजीद मानों में आ सकता है। उनकी यहाँ इकोनॉमी तो बेहतर ज़्यादा होना, बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है शेख साहब, बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। बात ये है कि बहुत सारी दूसरी ऐसी कुव्वतें भी अब ये जितना भी इंतशार हो रहा है उसको पंप कर रही है, जो कि कंफर्म इस्लाम दुश्मन है, कंफर्म पाकिस्तान दुश्मन है। और क्योंकि अब जितनी अवामी जोश और जज्बा है, गुस्सा है, फौज की तरफ रुख जब करता है, पीछे से वो लोग पंप करते हैं, प्रेशर देते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती, बच्चों को ये बात क्यों नहीं समझ आती, अपने मुल्क में इंतशार पैदा करके। जिन लोगों ने पंप करना है, ठीक है, वो लोग या तो जेल में हैं या फिर वो गायब हैं। पंप कौन कर रहा है? ये खुद ही, बिल्कुल ये आपकी गलतफहमी अंदर है। से वो लोग नहीं, बिल्कुल गलतफहमी। अगर आप समझ रहे हैं कि जेल में हैं वो लोग, नहीं, वो जो पंप कर रहे हैं, जो मामला को खराब करते हैं, वो तो खुफिया ताकतें जो बाहर बैठी हैं, वो जो पीछे बैठी हैं। आप अगर ये इसको ट्रैक करें ना, जितने भी सोशल मीडिया पे, एक्स पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो चीज़ें आर्मी के और हमारे सिस्टम के इदारों के खिलाफ आती हैं, वो 80 से 90% मुल्क से बाहर बैठी हुई एंटिटीज़ है, वो बाहर बैठे हुए लोग हैं। कलकत्ता में प्रॉपर कॉल सेंटर्स बड़े बड़े बनाए हुए हैं इंडिया ने, जिसमें 40 50 100 लोगों की टीमें बैठकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे सिर्फ कमेंट्स कर रही हैं। ये 5th जनरेशन वार है। तो उन्होंने उधर कॉल सेंटर पे बैठकर यहाँ की बिजली महंगी की है, यहाँ के हालात किए हैं खराब, वो कैसे हो गए खराब? हालात खराब तो नतीजतन होते हैं ना वो। फिर अच्छा। जब आप बात को और तरफ ले गए, मैं बात और तरफ कर रहा था, मुझे ये आइडिया नहीं था कि आप महंगाई ही के हवाले से, आप सिर्फ और सिर्फ महंगाई के हवाले से कर रहे हैं। लोग और स्टूडेंट्स एहतजाज इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हालात महंगाई बहुत ज्यादा है। इसका हल हमने पहले ही तय कर दिया, मैंने तो इसका हल पहले ही बता दिया है। हालात ठीक हो गए ना, एक बंदा कभी रोड पे नहीं आएगा जनाब। 6 महीनों में मुल्क की हालात अच्छे हो सकते हैं। हुकूमत खुद गंदम बीचे अपनी ज़ेरे निगरानी, 6 महीने में फसल कट जाएगी। इतनी गंदम होगी कि दुनिया को भी बेचे और हमको भी दे। हुकूमत खुद मछली फार्म बनाए, सारी कौम को मछली खिलाए, दुनिया को भी बेचे भाई। कपास खुद उगाए, वो हम ये जो गोश्त के लिए करते हैं, हमारे ज़रूरी फार्म बनाए जाएं, बकरियों के फार्म बनाए जाएं। हुकूमत ने अपनी पिछली चीजें बेच दी हैं और अगले भी बेच रहे हैं, तो फिर हालात कभी ठीक नहीं होते, हालात कभी ठीक नहीं हो सकते। ये मिल्स बेच दी, स्टील मिल, ये क्या कहते हैं, PIA का जितना नुकसान हो गया हुआ सिर्फ ये है करप्शन, अकरबा परवरी। जब तक अकरबा परवरी और करप्शन नहीं खत्म होती, ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आप मानते हैं करप्शन है? करप्शन भाई हर सतह के ऊपर है शेख साहब, हर सतह के ऊपर है शेख साहब। मुझे बताएं उसकी वजह मैं बताता हूँ। सिंपल मुझे बताएं, करप्ट लोगों को, ठीक है, जेलों में क्यों नहीं करते? आपने बड़े लोग जेल में किए हैं, करप्ट लोगों को। मैं आपको आपके आज तक करप्ट पिछले सवाल का जवाब दूं। मैंने आज तक करप्ट बंदे का ना इस तरह ट्रायल होते नहीं एक आज जिस तरह PTI के लोगों का हो रहा है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। क्यों नहीं किया? यानी मैं उसकी करप्शन इन लोगों के लिए बड़ा जुर्म ही नहीं है। क्यों है? उसकी वजह क्यों है? थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा फिर आपको। ये इस सरजमीन पे हमेशा गैरों ने हुकूमत की है। जो अवाम है ना, पर्सन, उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि अवाम जो नुकसान करती है हुकूमत का नुकसान है।
मैं अगर हुकूमत की बिजली चोरी करूंगा, हुकूमत की फसल काट लेता हूँ, दरख्त काट लेता हूँ, तो हुकूमत का नुकसान होगा। उन्होंने हमेशा यही जो है समझा था कि जी उठाई गिरे हैं, बाहर के लोग हैं जो कि हमारे ऊपर आके बैठ गए हैं। तो पहले जब ये था तो अंग्रेज़ों से चोरी करते थे ना चीज़ें, जो भी सरकार की चोरी थी बेसिकली अंग्रेज़ों की चोरी थी, तो उसको अप्रिशिएट किया जाता था। पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया लेकिन वो कल्चर चेंज नहीं हुआ। उसके बाद भी लोगों का जहन वही बना रहा कि भाई चोरी वही है जो मैंने अगर तुम्हें बगैर बताए मैंने ले ली, तो फिर तो मैं तुम कहोगे यार तू बहुत पैड़ा है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताया कि यार आज मैं कस्टम में हूँ या पुलिस में हूँ और आज मेरी इतनी दिहाड़ी लग गई, तो तू कह रहा है वाह भाई वाह जबरदस्त, आज मुझे पार्टी दे। चोरी सिर्फ वही रहेगी जो मेरी अगर की है तो किसी ने चोरी है, किसी की चोरी चोरी नहीं होगी, वो चोरी नहीं रहेगी। सरकार की चोरी तो चोरी समझी ही नहीं जाती। सरकार की बिजली चोरी करना, टैक्स चोरी करना, सरकार का ये फसलें चोरी करना, दरख्त काटना, पानी चोरी करना, इसको चोरी नहीं समझा जाता, बहादुरी समझा जाता है, क्रेडिट समझा जाता है। जब तक हमारा अब जहन साजी ने ये नहीं होगी बैसीत कौम, जब तक हमारी तरबियत नहीं होगी, जब तक हम लोगों को प्रॉपर तालीम नहीं दी जाती, तब तक ये काम नहीं हो सकता। हम लोग सरकार की चोरी को चोरी नहीं समझते। अच्छा मुझे बताइए, एक और इशू आजकल बहुत ज़्यादा आया हुआ है सैलाब का, ठीक है, सिंध में जो हो रहा है, और भी है, बारिशें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हुई हैं, हर दफ़ा ये ना सैलाब आते हैं, तो ये क्या कहते हैं, अब भी फंडिंग वगैरह मिलेगी तो चीज़ें वगैरह ठीक हो जाएंगी? इसका हल वही जो मैंने बताया कि जितना भी पानी यहाँ से गुजर रहा है ना, उसका एक मखसूस हिस्सा है, उसका रुख बलूचिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाए। यानी बलूचिस्तान में आ जाए सैलाब सारा, बलूचिस्तान को सैराब कर दे, ओह बलूचिस्तान को पथरीला ना बनाए, बलूचिस्तान को सरसब्ज करें, बलूचिस्तान में तालीम आम करें, पानी इस बात का बड़ा सीरियस लें। पाकिस्तान की शक्ल आप क्या समझ सकते हैं क्या होगी अगर छोटे छोटे 2-3 दरियाओं का रुख मसनूई तौर पर मोड़ दिया जाता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पूरे दरिया ना मोड़े ताकि इनको ये ना हो कि वो सिंध का पानी ले लिया, पंजाब का पानी, भाई हमारे भाई है। अगर अभी आपको ये पता हो कि बाहर मैं सोया हूँ और मैंने कल से खाना नहीं खाया, आपके हल्के से खाना उतरेगा, आप कहेंगे नहीं यार, आप अपनी आधी रोटी तोड़ेंगे उसको दे देंगे। अब हालात ऐसे हैं, वो हमारे भाई हैं। तो अगर हम अपने पानी में से जो कि हम जाया कर रहे हैं भाई, लाखों अरबों करोड़ों क्यूसिक पानी जो है समुद्र में फेंका जा चुका है, उसका एक मखसूस हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा बलूचिस्तान की तरफ मोड़ दें, बलूचिस्तान के वस्त में से वो मसनूई दरिया गुजारा जाए, उसकी शाखें निकाली जाएं, बलूचिस्तान में छोटे छोटे शहर बनाए जाएं, वहाँ दूसरे सूबों का कोटा दिया जाए और हर एक शोबा दे दिया जाए। जैसे कि एक शहर आईटी का बना दिया जाए, एक शहर जो है वो बर्तन साजी के लिए बना दिया जाए, एक शहर कपड़ा साजी के लिए बना दिया जाए, एक शहर हो जो कोई फर्नीचर साजी का जो काम कर रहा हो। ये अगर सोचा जाए, छोटे छोटे शहर हो 50-50 हज़ार की आबादी वाले, जो कि सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल हो। हाँ, ये जो चीज़ आप बता रहे हैं, इसके लिए शार्प माइंड चाहिए, ये उस तरह के लोग चाहिए। इसे मुझे एक और नियत चाहिए। एक और मुझे सवाल जहन में आ रहा है, ठीक है, वो ये कि एक टाइम था मुसलमान साइंसदान और मुसलमान ज़्यादा अक्लमंद लोग हुआ करते थे, मगर अब मुसलमान साइंसदान मुस्लिम्स के अंदर वो चीज़ क्यों नहीं रही जो पहले ज़माने में थी? हाँ, ये बहुत डिस्कस किया जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमान पीछे क्यों रह गए। देखिए, इसके पीछे भी मुसलमानों का कसूर नहीं है, इसके पीछे भी शयातीन का कसूर है। शयातीन वो जो जिन्नात में से और इंसानों में से है। प्रॉपर साजिश के तहत मुसलमानों को साइंस और तालीम से, टेक्नोलॉजी से दूर रखा गया। बाज़ार तो देखने में लगता है कि यार पिछले कई सौ साल गुजर गए, मुसलमानों में कोई अच्छा दिमाग ही नहीं आया। ऐसा नहीं है, दिमाग बहुत आए, उन्होंने कोई रहने नहीं दिया। किन्होंने? इस्लाम के दुश्मनों ने कोई रहने नहीं दिया। नहीं तो ये जिन वगैरह कहाँ से आ गए इसमें? भाई शयातीन और जिन्नात बेसिकली यहूदियों को, इनके पीछे, क्योंकि मैं इस चीज़ में सेंस पैदा करने के लिए थोड़ा सा डिटेल में चला जाऊंगा। बेसिकली इंसान की कामयाबी क्या है कि अल्लाह की नज़र में सुरखरू हो जाए। शैतान ये होना पसंद करेगा? नहीं करेगा। इंसान का मुकाबला है किससे?
अगर मैं ये बोलूं मेरा मुकाबला, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है। ओह यस। पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाँ। पाकिस्तान इस्लाम का गढ़ है। हाँ। अगर यहाँ सही सूरत में, असली सूरत में इस्लाम नाफिज हो जाता है, किताबी वाला नहीं, ये इस तरह का जो फिरका वारियत वाला नहीं, कुरानी इस्लाम जो कुरान में है, जो प्रॉपर हदीस में मेंशन है, तो दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये वो पहले 4 खुलफाए राशिदीन वाले इस्लाम की बात कर रहा हूँ, बाद में मलूकियत वाले इस्लाम की बात नहीं कर रहा। तो वो इसीलिए इस्लाम को असली शक्ल में कभी रहने नहीं दिया गया। जो पिछली बार भी मैंने बोला था कि बहुत से उलमा की शक्ल में वो लोग आए, दुश्मन एजेंट, और इसी तरह इन लोगों ने ये किया कि यहाँ से जो असल दिमाग थे मुसलमानों के, जिन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की, किसी को कुछ भी नहीं करने दिया गया। छोटी सी मिसाल ले लिया आप, अरफा करीम की बच्ची की, उसको कितनी ऑफर्स दी गई बाहर से, बाहर सेटल हो जाती, बाहर सेटअप बनाती अपना, उसको कुछ भी नहीं होना था। जब उसने अपना माइंड क्लियर कर दिया कि मैंने पाकिस्तान में रहना है, आज की डेट में कैन यू इमेजिन अगर वो बच्ची जिंदा होती, वो अपना कंप्यूटर बना चुकी होती, बिल्कुल, वो पाकिस्तान को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दे चुकी होती। क्या ये चीज़ पसंदीदा थी उन तो कुव्वतों के लिए, उन ताकतों के लिए? शैतानी ताकतें इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान भी तो शैतान हो सकता है ना भाई। एक बंदा जो सरापा ईवल ही हो, जिसके हवाले से अल्लाह ने कह दिया कि इसके नाक कान गले सब जगह मैंने मोहर लगा दिया है, इसके लिए हक नहीं है। तो ऐसे लोग इस्लाम के लिए हर तरीके से कोशिश करते हैं, हर तरीके से इस बूटे को सुखाने की कोशिश करें, इसकी जड़ में गुड्डियाँ करते हैं और जहर डालते हैं। चलें शोबिस की तरफ आते हैं, उसके टॉपिक की तरफ। तो पिछले दिनों फिरदौस जमाल साहब ने ना दोबारा अगेन हमारे सईद और मायरा ख़ान को टारगेट किया। मुझे लगता है, ठीक है, कि ये टीवी शोज़ वाले और ये लोग फिरदौस साहब को बुला कर न जानबूझ के इस तरह के सवाल करते हैं ताकि वो चीज़ वायरल हो और वो चीज़ हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिरदौस जमाल साहब वैसे तो आर्टिस्ट भी सेंसिटिव है, और आर्टिस्ट थोड़ा सा साफ गो होता है। ज़रा सा आप उसको उकसाएंगे तो वो कुछ से कुछ भी कह देगा। तो वो सवाल करने वालों को भी भरम रखना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी दुकान चलानी है। और वो मैंने देखे फिरदौस साहब को मैं भी जानता हूँ, वो सही बोलते हैं, जो उनके दिल में होता है वो बोल जाते हैं। मगर ये न्यूज़ एंकर्स वगैरह, ये टीवी शोज़ वाले, ये जानबूझ के ना वायरल करने के देखिए, उनका ज़ाती ख्याल तो हो सकता है हाँ। कि जैसे मैं वैसे अदाकार किसी के बारे में कोई भी राय रख सकता हूँ, लेकिन जब मुझे पब्लिक के सामने बात करनी है तो फिर मुझे उसका स्टेटस भी देखना है, मुझे थोड़ा सा भरम भी रखना है। फिरदौस जमाल साहब को ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, हमारे पास स्टार हैं ही कहाँ। तो अगर एक बंदे ने या किसी अदाकारा ने या अदाकार ने अगर मेहनत करके अपनी जगह बनाई है, कोशिश कर रहा है और काम भी दे रहा है हमको, तो हमें उसका लिहाज करना है, हमें उसका भरम रखना है। एग्जैक्टली। अच्छा, क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं कि यार क्रिकेट टीम लोग कह रहे हैं कि यार बेड़ा गर्क हो गया जब से वो काकूल है ना ट्रेनिंग लेकर आया ना, क्रिकेट टीम का बुरा हाल हो गया। देखिए, जब तक अकरबा परवरी और ग्रुपिंग चलती रहेगी, क्रिकेट कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकती। इसमें वो काकोल एकेडमी का कोई लेना देना नहीं। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई थोड़ी बहुत चुस्ती उन्होंने दिखा दी है तो उसी ट्रेनिंग की वजह से दिखा दी है जो फौज ने उनको करा दी थी। फौज ने बहुत इन अ गुड स्पिरिट उनको यकजा एक ही जगह पर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करवाई थी, अच्छी नीयत के साथ। उनका अच्छा रिजल्ट दिया था उन्होंने। मसला अब ये है कि भाई अकरबा परवरी है, मुझे अपने बेटे को या अपने दामाद को या अपने कज़न के बेटे को या अपने कुलीग के बेटे को एडजस्ट करना है किसी तरह, या अपनी एकेडमी में से किसी बंदे को एडजस्ट करना है, या ऊपर से सिफारिश है, मैंने टैलेंट तो नहीं देखना। तो जितनी भी ऊपर बैठी हुई है टीम, उनमें से 60 से 70% ऐसी एंटिटी होती है जो किसी सिफारिश से, किसी रेफरेंस से बैठे हुए, उन्होंने आगे रेफरेंस और सिफारिश चलानी होती है। तो वो किसी सूरत ये मामला अच्छे नहीं हो सकते जब तक कोई आनी हाथों से सिर्फ खेल बराए खेल नहीं करेगा। और उसके अलावा क्रिकेट को आप बाकी खेलों की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे। अच्छा, मुझे बताएं, जिस तरह क्रिकेट प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी गई है, मुझे बताएं हॉकी प्लेयर्स को क्यों नहीं दी जाती? हमारे हॉकी जिस तरह पीछे रह गई है, मसले मसाइल पिछले
दिनों हॉकी टीम चाइना गई और वो उधार की टिकट लेकर बेचारे गए, और 3 प्लेयर्स और एक फिजियो जिन्होंने यूके में जाकर उन पर इल्ज़ाम लगाया कि यार इनको ना, इन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिए, इसलिए हॉकी फेडरेशन ने उन्हें बैन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ उधर की लीग जो और उस तरह वो खेलने गए हैं, हमने असाइलम नहीं लिया। तो ये हॉकी की क्यों इतनी बुरी सूरत हाल? इसीलिए बुरी सूरत हाल है कि हमने हॉकी को कभी ओन ही नहीं किया। हॉकी को तो किया दर्जा था, है पहले किया था, बस वो एक किसी जमाने- दौर में किया था, हमारा अगर की कौमी कोई खेल तवज्जो है। नहीं है इसके ऊपर, कोई तवज्जो नहीं है। हॉकी के खिलाड़ियों के चार्जेस जो उनको दिए जाते हैं काबिल शर्म है। तो कोई बंदा हॉकी को बतौर प्रोफेशन क्यों अपनाएगा? कोई बच्चा कैसे एक अदाकार को या सिंगर को या क्रिकेटर को, डॉक्टर को, इंजीनियर को छोड़कर तो एक हॉकी प्लेयर बनना चाहेगा? देयर इज नो फ्यूचर इन हॉकी इन पाकिस्तान। मगर वो इसलिए है क्योंकि हमारी टीम अच्छा खेलना छोड़ दिया। अगर हमारी टीम जब तक अच्छा खेल रही थी, वर्ल्ड कप विन कर रही थी, ओलंपिक मेडल लेकर आ रही थी, हॉकी टॉप पे थी, ऊपर थी, फिर जब वो खुद खेलना उन्हें खत्म कर, जब स्पॉन्सर उन्हीं को मिलता है जो कि स्पोर्ट्स में वो मुल्क या टीम अच्छी हो। सरकार क्रिकेट के मैच में तो आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस भी देते हैं, फेवर्स भी देते हैं क्रिकेटर्स को, जो है ख़ास तौर पर टूर्स कराए जाते हैं, ख़ास तौर पर उनको ऐसी वर्कशॉप्स में ले जाया जाता है उनकी सलाहियतें, उनकी पर्सनैलिटी निखारने के लिए। किसी और खेल में क्या ऐसी तो जो दी जाती है? ये जो हमारा बच्चा नेज़ा मार के आया है, वो तो अल्लाह ने नेज़ा पहुंचा दिया उसका। तो नहीं, उसका अपना जोर भी था भाई, अपना जोर तो सारी जिंदगी था ना। लेकिन असल में तीर तो निशाने पे अल्लाह ही फेंकता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका अरशद नदीम का तीर, वो जो नेज़ा है, वो निशाने पे अल्लाह ने फेंका, उसको कोई फेवर यहाँ से नहीं मिली हुई थी कोई ऐसी चीज। तो जो हॉकी वाले बेचारे भी हैं, वो भी भाई, उनको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। आपने जब लंबा सफर करना होता है ड्राइवर के साथ, क्या करते हैं? ड्राइवर को सारा दिन यूज करते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं चल गड्डी काटते चलिए। नहीं, खाना जाना खिलाते। आप उसे खाना खिलाते हैं, उससे कहते हैं भाई 8 घंटे की नींद पूरी करो, हमने इतने बजे निकलना है, 9 घंटे की ड्राइव है या 8 घंटे की ड्राइव है, 6 घंटे की ड्राइव है, 5 घंटे की ड्राइव भी है, तो आप उसे कहते हैं कम से कम 5 घंटे बेटा सो हैं। तो ये बेचारे ड्राइवर भी नहीं हमारे कि हम उनको उनकी हड्डियां निकली होती हैं, वो मतलब उनकी जिस्म में पानी की कमी होती है, खुराक तो दूर की चीज है, पानी की कमी नजर आ रही होती है। और साथ में आप दूसरी टीम में देखें, वो कैसे यूथ है, वो इतनी प्रिविलेजेस, इतनी उनकी फीस हुकूमत पे करती है, इतनी उन्हें सारी सहूलियत है, हमारे बच्चे क्या करें? और ड्राइवर से याद है वो जो एक बंदी थी जिसने लोगों को नीचे दिया था, ठीक है, और वो और वो लिंक्स की वजह से, वो अमीर घर की वजह से उसको जेल के अंदर जो सहूलियात मिल रही हैं, इंटरनेट है, उसके पास फ़ोन है, ठीक है, और उसका टेस्ट रिपोर्ट में आ गया कि उसने नशा किया हुआ था, उसके इसका क्या बनेगा? देखिए, कुछ भी नहीं बनेगा जब तक इस तरह के जितने भी केसेस है ना, इसका हल वही निकाले जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा है कि ऐसे क्राइम्स को क्राइम अगेंस्ट स्टेट करार दिया जाए, किसी सूरत माफी ना दी जाए। अगर जो खानदान है वो बहुत ज्यादा पैसे, करोड़ों पैसे लेके माफ कर भी देता है, हुकूमत माफ ना करे किसी सूरत, तो उसके बाद देखें एक बच्ची को अगर हम थोड़ी सी सजा देंगे ना, तो जितनी दूसरी बच्चियां होंगे, बच्चे होंगे, उन्हें पता लग जाएगा कि हमसे अगर गलती होगी तो हमें सजा मिलेगी। जैसे मैंने ना कुछ एंकर्स को ये भी कहते सुना है कि हो सकता है उनका वकील, ठीक है, ये कह दे कि यार कि किसी और कोई और बंदा सामने आ जाए, वो कि मैंने इसके ड्रिंक या खाने में नशावर चीज़ मिलाई थी, उसकी वजह से इसको नशा हो गया और इसने बंदे मार दी, उसकी वजह से ये ऐसी सूरत बाइज्जत बरी हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है, ये तो फिर एक क्या सराई होगी ना। तो आप ऐसी सूरत में उसका उस इंसिडेंट के बाद का रवैया देखेगी अदालत। जो दूसरा वकील होगा ना, वो बताएगा कि जी ठीक है, बिल्कुल, अगर ये कहते हैं तो इन्होंने नशा दे दिया होगा। आप देखें कि एक्सीडेंट के फौरन बाद इस बच्ची का रवैया कैसा था, क्या नशे वाला था, ना, क्या इस तरह का था कि जिससे साबित होता कि उससे किसी ने कोई चीज दे दी है? नहीं,
वो तो उसके बाद आज तक उसका रवैया उसी तरह का है, इसका मतलब नहीं उसे किसी ने नशा नहीं दिया था। उसका वो एटीट्यूड ठीक है, जिस Atti- तरह से वो उंगली का बिल्कुल, जिस तरह से वो बिल्कुल। कह रही थी तुम मेरे बाप को नहीं जानते, या ठीक है वो बच्ची को अब गुमान होगा, लेकिन मेरी भी उससे हमदर्दी है, गलती किसी से भी हो जाती है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसका खमियाजा हमें भुगतना होता है। अच्छा, कुछ औरतें ये भी कह रही हैं कि इसमें भी उसके मियाँ का कसूर है, कि उसके मियाँ का किसी और के साथ चक्कर था, ठीक है, उसके मियाँ ने उसको इतना स्ट्रेस किया कि वो उसने फिर नशा किया और बंदे मार दिए, यानी इसमें भी मर्द का कसूर है। नहीं, इस तरह तो दुनिया में कहीं कोई भी काम गलत नहीं हुआ, किसी ने भी कुछ भी गलत नहीं किया। हर बंदे ने जो भी काम गलत किया किसी ने किसी स्ट्रेस में किया। जो डकैती मार रहा है, जो बाहर जिसने मोबाइल स्नैचिंग करते हुए गोली मार दी है, तो वो भी स्ट्रेस में था ना, कि उसने नशा पूरा करना था, या उसने घर में बच्चे के लिए फीडर में दूध ले अरेंज करना था। तो ऐसी वजूहात नहीं देखी जाती। ये तो कोई जवाब नहीं है। इस तरह तो हम हर गुनाह का, हर बुराई का जवाब निकाल लेंगे शेख साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें, थैंक यू बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बड़ी ज़बरदस्त बातें की, बड़ी बहुत ज़बरदस्त। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि ये चीज़ याद रखें कि हम इकट्ठे हैं तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। हम ज़माने आखिर में हैं। शयातीन जिन्नात जो है ना, वो वाकई हम इंसानों को घेरे में है। ये सिर्फ मेरी कहानी, मेरी फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है जो कोई आपको बता रहा है। हम हकीकत में जिन्नात के नरगे में हैं। वो किसी भी तरह ना तो हमारे मुल्क को ठीक देखना चाहते हैं, ना इंसान को कामयाब देखना चाहते हैं। और क्योंकि इस्लाम इंसान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है, पाकिस्तान इस्लाम के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, इसलिए पाकिस्तान भी शयातीन, जिन्नात और इंसानों की आंखों में खड़कता रहता है। जब तक पाकिस्तानी इदारे कायम हैं, पाकिस्तानी अवाम इकट्ठी है, आपस में मोहब्बत रखती है, एक दूसरे का चोर नहीं कहती, काटती नहीं है, कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें अपने इदारों पर एतमाद करना है, अपने बड़ों पर एतमाद करना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे शेख कासिम को और नदीम सुबहानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।